पिछले 24 घंटों में हमने कई सारे कीर्तिमान हासिल किए हैं। रिकॉर्ड कोरोना इन्फेक्शन 1.68 लाख केसेस डेली। टोटल कोरोना केसेस में ब्राजील को भी मात देते हुए वर्ल्ड नंबर 2 बन गए हैं। 1.35 लाख करोड़ केसेस। अब तक देश में 1.7 लाख लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। 13 लाख लोग एक्टिव केसेस में अभी कोरोना से जूझ रहे हैं। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनऑफिशियल का पता नहीं, ये तो आपको भी पता है। हॉस्पिटल में बेड और शमशान घाट में चिता जलाने के लिए जगह तक नहीं मिल रही है। शहरों में मास्क ना पहनने पे और रात को निकलने पे पुलिस डंडे बरसा रही है। लेकिन वहीं एक अलग डायमेंशन में इसी देश में 30 से 40 लाख श्रद्धालु कुंभ पहुंचे हुए हैं और सैकड़ों बंगाल में पॉलिटिकल रैलियां निकाल रहे हैं। खेला होबे, आशोल पोरी बोर्तोन होबे ला रहे हैं। एक अजीब सी फकीरी देश भर में छाई हुई है और इस बार कोई नेहरू तबलीगी टुकड़े टुकड़े गैंग या इंटरनेशनल कंस्पिरेसी नहीं है दोष देने के लिए। तो सवाल यह उठता है कि कोरोना महामारी के 1 साल बाद, समय रहते हुए, वैक्सीन रहते हुए, हम कोरोना के सेकेंड वेव के इस खड्डे में कैसे गिर गए और इससे हम कैसे निकल सकते हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये कोरोना की, सरकार की गरूर की, आपके और हमारी नादानी की, और पूरी कहानी बताऊंगा आज मैं आपको देशभक्त पे। लेकिन पहले किंतु परंतु थोड़ा सा टीका उत्सव मना लीजिए, सब्सक्राइब बटन पर हाथ दाब दीजिए, बेल आइकॉन को थोड़ा टिनटिना दीजिए, और अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो मेंबर बनिए देशभक्त के और हमारे एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड सर्वर को भी एक्सेस कीजिए। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। कोरोना की यह कहानी की शुरुआत हमारे देश में बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे हमारे नेता टाइप लोग चाहते हैं। समय रहते हुए भी ना हमने फ्लाइट्स को बैन किया, ना हमने एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग शुरू किया, और ना ही हमने लोगों को टेस्टिंग की सुविधा दी। लेकिन दुनिया में सबसे पहले हमने कोरोना का धर्म निकाल लिया। हमारे लैब्स में यह वाला काम बहुत अच्छा होता है। इस बार नेहरू की नहीं, निजामुद्दीन मरकज की गलती थी। इंटरनेशनल जमात वहां जो आ गई थी, हमें यह बताया गया कि ये लोग जानबूझकर देश भर में कोरोना फैला रहे हैं। कोरोना जिहाद चल रहा है हमारे खिलाफ। हम भी भेड़ बकरी थे, हमने भी ये बात मान ली। नेता टाइप लोगों ने सोचा कोरोना है, बेनिफिट मिल सकता है। उधर गोदी मीडिया ने भी अपनी न्यूज जिहाद एकदम छेड़ दी। कोरोना के खिलाफ नहीं, एक पूरे समुदाय के खिलाफ। लॉकडाउन की कोशिशों पर तबलीगी जमात ने पानी फेर दिया है और इसकी कीमत पूरे देश के लोगों को चुकानी पड़ी है। Conspiracy against India will have to be brought down with immediacy and effectiveness. जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। उधर दुनिया भर में कोरोना को रोकने के लिए कोशिशें चल रही थी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, हैंड वॉशिंग, ये सारी चीजें सीख रहे थे। यहां मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश चल रही थी। और दिल्ली में पार्लियामेंट में जब कुछ एमपीज मास्क पहनकर आए तो देश के वाइस प्रेसिडेंट ने उनको बोला, मास्क उतारो, मास्क उतारो। सब चंगा सी है। Please, no masks are allowed inside the house. Please go and remove. All the members, please. सुप्रीम लीडर के कैबिनेट मेंबर्स भी सुप्रीम कॉन्फिडेंस में थे। चाइना की वाट लगी हुई थी, उनकी इकोनॉमी डूब रही थी, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी को कोरोना से कोई खतरा नहीं है। अनुराग ठाकुर ने हमें बताया, इनफैक्ट उन्होंने यह भी बोला कोरोना है, हमें बेनिफिट मिल सकता है। हम फिर भेड़ बकरी की तरह हमने ये बात भी मान ली और सपने देखने लगे कि चाइना से हमारे पास हजार हजार कंपनीज आएंगी। लेकिन तब क्या पता था नेता लोगों को और हम लोगों को कि ये जो कोरोना है ये बहुत कमीनी चीज है। एक तो इसे रोकना बहुत मुश्किल है, ये तो समझ चुके हैं। उसके ऊपर ये किसी नेता के झांसे में नहीं आता है और ना ही किसी के लाल आंख से ये डरता है और ना ही किसी सेडिशन चार्ज से ये वापस जाता है। हिंदू मुस्लिम भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करता है और वॉटअबाउटरी से इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बस घर में घुसता है और सीधे बाहर करता है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में जब केसेस लगातार बढ़ने लगे तो सरकार के होश थोड़े ठिकाने आने लगे। लेकिन तब भी कॉन्फिडेंस देखिए, ये हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। सरकार ने बोला हम मैनेज कर लेंगे, आलिजवेल आलिजवेल। उधर स्टॉक मार्केट लुढ़का, 40% तक सेंसेक्स जा गिरा। देश के ऑलरेडी अपाहिज अर्थव्यवस्था ने कहा भाई हमसे और ना हो पाएगा। फिर आया 22 ऑफ मार्च का जनता कर्फ्यू। लोगों ने कहा वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, घर में बैठो एक दिन और कोरोना छू। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और मोदी जी ने यह भी कहा कि भैया देखिए 5 मिनट फ्रंटलाइन वर्कर्स को धन्यवाद दे दीजिए। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक
जनता ने कहा, अरे लीजिए 5 मिनट क्या 1 घंटे तक दरवाजे पर, बालकनी पर, छतों पर बजा डाला, जो मिला बजा डाला। देशभक्ति में एकदम विलीन हो चुका था। दिवाली भी बोली, एम आई अ जोक टू यू? अरे कोरोना अगर सुन सकता, अगर कोरोना के कान होते तो उसी दिन ये कोरोना की कहानी देश में खत्म हो चुकी होती। दी एंड। जनता कर्फ्यू से मन नहीं भरा लोगों का। अब जब तक हमारे लाइफ में थोड़ा ड्रामा नहीं हो जाता है ना, हमें मजा नहीं आता है। तो कोरोना को गानों से भगाया गया। फिर कोरोना को गौमूत्र से भगाया गया। आपको लगता है गंगा जल और गौमूत्र बराबर है? बराबर, बिल्कुल। ट्रंप को भी भेज रहे हैं, गौमूत्र भेज रहे हैं ट्रंप को। प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो स्वयं पीते हैं। फिर कोरोना को सारे घरेलू नुस्खे अपनाकर भगाया गया। उसके बाद सरकार ने बोला, ये बचकानी हरकतें छोड़ते हैं, थोड़ा बड़ा सोचते हैं। जीएसटी से भी बड़ा, नोटबंदी से भी बड़ा, इतना बड़ा कि देश हिल जाए, कोरोना की रूह कांप जाए। एक मास्टर स्ट्रोक नहीं, मास्टर स्ट्रोक का बादशाह तो हो गया। 4 घंटे में भारत जैसे बड़े देश को लॉकडाउन में डाल दिया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जैसा नोटबंदी में हुआ था, नो डिस्कशन, ओनली एक्शन। जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई कोशिश तो कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में याद रखिए, कोशिश के नंबर मिलते हैं, नतीजे के नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग का ऐलान किया गया देश की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। इस फंडिंग के चलते आज आपको अस्पतालों के सामने लाइन नहीं लगाना पड़ता है, दवाई आपको टाइम पे मिल जाती है और आईसीयू में बेड्स अवेलेबल हैं। लिप्टाडूज आपको यह बात नहीं बताएंगे कि पीएम केयर फंड के चलते हुए ही देश की हालत इतनी सुधरी है। यही काम अगर नेहरू 70 साल पहले कर देते, अरे देश में कोरोना नहीं आता। एनीवेज, गेटिंग बैक टू द स्टोरी। लॉकडाउन से कोरोना तो नहीं मरा, लेकिन लोग मरने जरूर शुरू हो गए। पार्टीशन के बाद भारत में सबसे बड़ा माइग्रेंट क्राइसिस। सरकार ने मानो कहा कि भैया देखो, जो करना है कर लो तुम, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो बेचारा मजदूर मजबूर होकर निकल पड़ा अपने घर, बिना कार, बिना ट्रेन, बिना बस। कुछ ट्रैक पे मरे, कुछ रास्ते पर। लेकिन कोमा में तब भी पड़ा विपक्ष ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसे भी एक अंदरूनी बीमारी खाए जा रही थी, चुप्पी की। मीनवाइल कोरोना के फर्स्ट वेव में केसेस बढ़ते जा रहे थे, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मार्केटिंग में, इमेज मैनेजमेंट में, दुनिया में टॉप स्पॉट की तरफ देश बढ़ रहा था, लेकिन पॉपुलेशन से परसेंटेज निकाल के बताया गया कि देखिए भारत का परसेंटेज तो दुनिया में सबसे कम है, यहां तो ऑल इज वेल। हमने ये बात भी मान ली भेड़ बकरी बनकर। भाई नेता लोगों ने भी सही सोचा ना, पॉपुलेशन इतनी है, इसका बेनिफिट मिल सकता है। उधर दुनिया भर में वैक्सीन्स बन रही थी, यहां बाबा रामदेव कोरोनिल, WHO कोरोनिल रिलीज कर रहे थे। कोरोना का इलाज देश में हमारे निकल चुका था विदाउट एनी साइंटिफिक रिसर्च, विदाउट एनी पेपर्स, विदाउट एनी फील्ड टेस्ट ट्रायल्स। इसको कहते हैं चांस पे डांस, और बहुत सारे व्यापारी ये वाला काम करते हैं, वो ठीक है। लेकिन यहां देश के स्वास्थ्य मंत्री इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, एक अनप्रूवन ड्रग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में। मामले ने जब तूल पकड़ा, जब बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे देशों ने हम पर हंसा, तो कोरोनिल को डाउनग्रेड कर दिया, कोरोना के इलाज से डाउनग्रेड करके उसे इम्यूनिटी बूस्टर बना दिया गया। जून का महीना, लॉकडाउन, कोरोना, गर्मी से देश परेशान, सरकार पर बहुत सारे सवाल उठने लगे। अब कुछ तो चाहिए था लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। तभी मिला एक खजाना सरकार को, एक दुखद मृत्यु, एक सुइसाइड एक पॉपुलर कलाकार का। लेकिन SSR, सुशांत सिंह राजपूत का सुइसाइड बन जाता है देश के लिए एक नेशनल ऑब्सेशन। अगले 3 महीनों तक देश कोरोना को भूल जुट जाता है SSR के कातिल को ढूंढने में। मेंटल डिप्रेशन, खुद डिप्रेशन में चले जाता है जब सुशांत को टीवी स्टूडियो में ऑटोप्सी होते हुए उसका दिखाया जाता है। एंकर उनकी आत्मा से बात करने लगते हैं, उनकी जिंदगी का एक एक पहलू खंगाला जाता है और मिलता है कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक एक वायरस, जिसका नाम है रिया चक्रवर्ती, जो काला जादू करके एक भले SSR की जिंदगी तबाह कर देती है। उसके 40 करोड़ रुपए ऐंठ लेती है, उसके पैसे से अय्याशी करती है और फिर ड्रग माफिया की मदद से SSR को खत्म। जस्टिस फॉर SSR के लिए हजारों नौजवानों ने सवाल उठाए, ट्रेंड शुरू किए, बॉयकॉट करना शुरू किया। अरे इतना काम अगर उन्होंने अपने भविष्य पे लगा दिया होता, पॉलिटिशियन से सवाल करने में लगा दिया होता, तो शायद उनकी लाइफ बन जाती, उनका करियर बन जाता। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड हुई, वो भी हुआ। एम्स प्रोब की डिमांड हुई, वो भी हुआ। नारकोटिक्स भी रेड हुआ।
लेकिन चंद ग्राम गांजा को छोड़कर ढेला भर नहीं मिला। सेकेंड वेव, थर्ड वेव भी आ जाएगा, चला जाएगा, लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत अमर रहेगा। बेचारे एसएसआर के जेन्युइन फैंस को यह भी नहीं दिखाई दिया कि उनका इस्तेमाल कितनी बखूबी से किया गया, कैसे कंगना जैसे लोगों ने अपना पॉलिटिकल करियर सेका और आगे बढ़ा लिया, और कैसे वो वहीं के वहीं रह गए। आया सितंबर का महीना और कोविड का फर्स्ट वेव अपनी चरम सीमा पर अब तक पहुंच चुका था। करीब 1 लाख केसेस डेली तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ा। इस महामारी के बीच में, इस पीक के बीच में देश का सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल बिल बिना डिस्कशन, बिना वोटिंग राज्यसभा में पारित कर दिया गया, या राज्यसभा में ठूस आ गया। यहां कोरोना हमारा गला घोट रहा था, वहां सरकार डेमोक्रेसी का। कुछ दिन बाद इसी गरूर की वजह से देश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था, द फार्मर प्रोटेस्ट। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। अक्टूबर के महीने से भारत में तेजी से कोरोना के केसेस में गिरावट आती है। यह गिरावट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, यह साइंटिस्ट आज भी इसका रिसर्च कर रहे हैं। उधर सेरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड जेनेका वैक्सीन की प्रोडक्शन देश में शुरू कर चुकी थी और हमारे पास दिसंबर के महीने में ही मिलियंस ऑफ डोजेज ऑफ वैक्सीन मौजूद थी। लेकिन हमने क्या किया? क्या हमने इमीडिएटली लोगों को वैक्सीन देना शुरू किया? नहीं, हमने दुनिया भर में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। बावजूद इसके कि कोई भी एक्सपर्ट यह बात आपको बता देता कि सेकेंड वेव आता जरूर देश में, हां कितना बड़ा और कितना छोटा यह डिबेटेबल था। लेकिन भाई हमें तो विश्व गुरु बनना था, हमारी छवि को सुधारना था, तो जो वैक्सीन हमें और आपको मिलना था वो दुनिया भर में 70 देशों को दिया गया। उसके ऊपर कोवैक्सीन, भारत बायोटेक का मेड इन इंडिया वैक्सीन, भाई उसे भी तो प्रमोट करना था ना। तो उसके लॉन्च में अगर थोड़ी देरी भी हो जाती तो देरी सही, 3 महीने की देरी हमने कर डाली वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर जनवरी के महीने में ही फुल स्केल वैक्सीनेशन शुरू कर दिया होता तो यह दिन आज देश को देखना नहीं होता, और आज वैक्सीन की जो किल्लत है वो हमें सता नहीं रही होती है, जिससे और लोग भी मरेंगे। शायद ही कोई और देश होगा जिसने अपने पैरों पर इस तरीके से कुल्हाड़ी मारी हो जहां तक वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और वैक्सीन स्ट्रेटजी की बात है। कोरोना की मार बहुत देशों ने झेली है, लेकिन भारत कोरोना विश्व गुरु बन रहा है अपनी लापरवाही की वजह से, क्योंकि हमारी अपनी सरकार अपनी गलती नहीं मानती है और हमारी अपनी जनता सवाल नहीं पूछती है। जब कोरोना पहले आया था तब एमपी की सरकार गिराई जा रही थी, सेकेंड वेव में महाराष्ट्र सरकार गिराने की पूरी कोशिश चल रही है। उधर सेरम इंस्टीट्यूट भीख मांग रही है, 3000 करोड़ हमको दे दो, हम प्रोडक्शन लाइन एक्सपेंड कर देते हैं और वैक्सीन प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन सरकार के पास इतने पैसे कहां। 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्ता महामारी के बीच में, वो ग्रैंड प्लान वो पारित हो सकता है, लेकिन वैक्सीन के लिए पैसे नहीं है। आज जब लोगों के दोस्त, उनके रिश्तेदार तड़प रहे हैं तो उनकी आंखें खुल रही हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भाई असली खतरे में तो अब हम हैं। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, लेकिन डर लगता है कि कौन सा पैतड़ा, कौन सा डाइवर्जन अब लाया जाएगा। कोई नया तबलीगी, कोई नया सुशांत, कोई नया नेहरू इल्जाम थोपने के लिए लाया जाएगा, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लाया जाएगा। पिछले साल 5000 लोगों का मरकज, जब कोरोना के केसेस कम थे, जब अवेयरनेस कम था, तब देश में हाहाकार मच गया था। आज सेकेंड वेव के पीक में 30 लाख से ज्यादा लोग कुंभ में जमा हैं और मीडिया खामोश है, सरकार खामोश है। या तो आपको दोनों से प्रॉब्लम होनी चाहिए थी या दोनों मंजूर होने चाहिए थे। दुख की बात यह है कि हमें हर चीज आज ना हम नफरत की नजरों से देखने लगे हैं। वायरस को भी हम नफरत की नजरों से देखते हैं। सब कुछ ठीक है अगर एक बलि का बकरा मिल जाए, सारे सवाल जायज हैं जब तक वो सरकार पर ना हो। यही मानसिकता है जिसमें कोरोना पनपता है, यही लापरवाही है जिससे वो फैलता है। अंत में यह समझ लीजिए, सरकार नहीं बदलेगी, आएगी तो यही सरकार, लेकिन आप बदल जाओ, आप सावधान हो जाओ, सवाल उठाओ, जवाब मांगो, बकरा मत बनो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप और हम अपने आप को अस्पताल में पाएं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।
थोड़ा सा आक्रोश, थोड़ा सा इमोशन, थोड़ा सा अगर गुस्सा दिख रहा हो इस एपिसोड पे तो माफ कीजिएगा, लेकिन आजकल ट्विटर पे और मीडिया में ऐसे ऐसे जो छवि दिख रही है, ऐसे ऐसे फोटोज, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन दिख रही है, उससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कोरोना की सिचुएशन कितनी सीरियस है खैर मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, शायद वही चीज और वही आक्रोश और वही गुस्सा थोड़ा सा आपको एपिसोड में भी दिख रहा होगा, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम इस सिचुएशन को और बदतर ना होने दें। सरकार से डिमांड करें कि वो वॉर फुटिंग में सबका इम्यूनाइजेशन करे, वैक्सीन फॉर ऑल, क्योंकि अब कोई एल्डर यंगर नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। तो आप भी जरूर ये मांग करिएगा और आप भी बोलिए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर अब फोकस करे। हमारे यहां भी काफी प्रॉब्लम्स हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट ऑल द लिमिटेशंस, कि आपको और इंफॉर्मेशन ला पाएं, आपके लिए और एपिसोड्स बना पाएं। तो जरूर आप सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, इस एपिसोड को शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी जागरूक कीजिए कि देखिए क्या हो रहा है। देशभक्त में हम और एपिसोड्स लाने की कोशिश करते रहेंगे। टेक केयर, टेक वेरी वेरी गुड केयर।